चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। तो पिछली कक्षा में हमने द्विघात समीकरण खत्म कर लिया था और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, एक नया चैप्टर में चलेंगे हम लोग। तो आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है समांतर श्रेणी, है ना। इंग्लिश में इसे बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में क्या क्या रहेगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उनको खत्म कर लेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक नंबर 5, क्या नाम है? समांतर श्रेणी, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए, तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये सीखेंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है ना। तो समांतर श्रेणी के बारे में हमको जानना है। तो आपने ना अपने दैनिक जीवन में देखिए कुछ पैटर्न बनते हुए देखे होंगे, है ना। कुछ चीज़ों का पैटर्न होता है। जैसे कैसा पैटर्न, जैसे आपने अगर सूर्यमुखी देखा हो तो उसमें दानों का उसका जो पैटर्न होता है ना, एक निश्चित ऑर्डर में रहता है, एक निश्चित क्रम में रहता है, ठीक। ऐसे ही आप क्लास की क्रम को देख लीजिए, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी, पांचवी, छठवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, ऐसे करते हुए तो एक ऑर्डर में हम लोग बढ़ते हैं आगे, है ना। तो ये जो क्रम है ना, ये किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो इसी पैटर्न को जो मिलता जुलता हम जो पैटर्न बनाएंगे ना, उसको कहीं ना कहीं हम समांतर श्रेणी से लिंक कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं जोड़ रहे होंगे उससे, ठीक है। तो मैं आपको देखो समांतर श्रेणी का के बारे में थोड़ा बताता हूँ, समांतर श्रेणी कैसी बनती है, क्या होती है, और उसके बाद फिर उसमें धीरे धीरे प्रश्नावली की ओर चलेंगे, है ना। तो देखिए, अगर मैं समांतर श्रेणी के सबसे पहले अगर मैं इसमें व्यापक पद की बात करूं, ठीक, समांतर श्रेणी का पहले अपन लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक पद की बात करूं अगर मैं, तो कैसा दिखेगा आपको बताता हूं। देखिए, समांतर श्रेणी में कोई भी जब श्रेणी शुरू होगी ना, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, उसका पहला पद होगा, है ना। फिर उसके बाद उसका दूसरा पद, फिर तीसरा पद, ऐसे करते करते ये तो फाइनाइट पद होंगे, ये तो इनफाइनाइट होंगे, मतलब परिमित होगा या तो अपरिमित होगा, है ना। तो देखिए, इसमें अगर इसका एक व्यापक पद लिखने जाऊं मैं, तो ये कुछ ऐसा बनता है। जैसे मान लो अगर किसी श्रेणी का इसके पदों को हम लोग ए और कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की मदद से दर्शाएंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर पहले पद को ए1 बोल दूं, दूसरे पद को ए2 बोल दूं, ए3, ए4, ऐसे ये कुछ आगे बढ़ रहा होता, ऐसा कुछ एक सीरीज आपको दी हुई होती, ठीक है। तो हम इसमें क्या बोलेंगे कि अगर ये सीरीज जो दी हुई है, ये जो संख्याओं की सूची दी हुई है, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसका अगर हमको निर्धारण करना है तो हम ये देखेंगे कि जो उसका पहला पद है, ठीक, तो उसका जो पहला पद है और दूसरा और तीसरा जो पद है वो किस क्रम से आगे बढ़ रहा है, किसी एक विशेष पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक उदाहरण देते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसा कोई श्रेणी आगे बढ़ रहा हो, तो इसमें आप ध्यान से देखिए कि इसमें पहला पद तो एक हो गया, उसके अगला पद जो आ रहा है ना, उस पहले वाले पद में क्या है, एक जोड़ने पर प्राप्त हुआ है हमको, ठीक। फिर उसका अगला पद उसके पिछले वाले पद में एक जोड़ने पर प्राप्त हुआ है, ऐसे ही 4 3 में एक जोड़ के मिला है, 5 4 में एक जोड़ के मिला है। तो ये देखो, हर एक जो है ना, इनके बीच में एक कॉमन डिफरेंस आ रहा है, एक समांतर आ रहा है। 2 में से आप एक घटाएंगे तो एक आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो एक आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो एक आएगा। मतलब हर एक टर्म पिछले वाली संख्या में एक जोड़ करके हमको मिल रही है, ठीक। तो ये एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो ऐसी ही जो समांतर श्रेणी होगी हमारी, वो हमारा समांतर श्रेणी पिछले पद पे कुछ ना कुछ जोड़ के अगला टर्म बना होगा, फिर उसका अगला टर्म उसके पिछले वाले टर्म में सेम चीज जोड़ के बनी होगी, है ना।
तो जो उसमें हम जो चीज जोड़ रहे होते हैं ना वो सब में क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सार्वंतर। अब देखो इसका अगर मैं व्यापक पद लिखने जाऊं तो देखो यहाँ पे जब हम a1 a2 a3 ऐसी बात कर रहे थे ना, तो मैंने क्या बोला आपको कि यहाँ पे हमने क्या है, a1 तो था ही हमारा, फिर मैंने बोला आपको कि मैंने a1 में कुछ चीज जोड़ा, तो मान लो मैंने d जोड़ दिया, ठीक है, तो ये a2 के बराबर हो जाता। फिर हमने क्या किया, ये जो भी टर्म था ना, इसमें फिर से अगले टर्म लिखूंगा तो इसमें फिर से एक निश्चित चीज जोड़ दूंगा, तो a1 प्लस डी और प्लस डी फिर से जोड़ दिया, तो ये वाला जो टर्म है ये तो देखो यहाँ से उठाया पीछे वाले टर्म से, तो ये तो सेम हो गया। उसमें फिर से हमने एक नया चीज जोड़ा है डी, ठीक, मतलब यहाँ पे भी डी जोड़ा था, यहाँ पे भी डी जोड़ा, तो इसमें हर एक पद में हम क्या करते जा रहे हैं, डी जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसे जब आप जोड़ते जाएंगे ना तो ये कैसा बन रहा होगा, जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 प्लस डी, अगला पद क्या हो जाएगा a1 प्लस डी और डी जोड़ के क्या हो गया देखो 2d, फिर क्या हो जाता है अगला पद a1 प्लस 3d, फिर क्या हो जाता है, ऐसे करते करते आप जब इसमें जा रहे होंगे। अब इसमें ध्यान से ये देखिए कि यहाँ पे पहला पद जो है इसका वो a1 था, दूसरे पद में देखो केवल d है ना, a1 प्लस डी, तीसरे पद में देखो, तीसरे पद में 2d आ रहा है, चौथे पद में 3d आ रहा है, मतलब जिस पद की मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो d वाला टर्म है उससे एक कम हो रहा है। जैसे चौथा पद बोला तो 3d आ गया, तीसरा पद बोला तो 2d आया, पांचवा बोलता तो 4d आता। तो ऐसे ही अगर हम इसको nवें पद की बात करता मैं कि मान लो n नंबर पे कोई पद आ रहा होता तो उसको कैसे लिख रहे होते हम, a1 प्लस n में से एक कम कर लेते और d, ऐसा कुछ हो जाता है। तो इस तरह से इसका व्यापक फॉर्म दिया जाता है समांतर श्रेणी का। ठीक है, अब देखिए समांतर श्रेणी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है ना, ऐसा एक पैटर्न बनाया हुआ है संख्याओं का, जो क्या कर रहा है कि जिसमें दूसरी जो संख्या है, जिसका पहला संख्या तो फिक्स रहेगा है ना, पहली संख्या फिक्स हो गई और दूसरी जो संख्याएं मिलेंगी वो पहले वाली में से कुछ जोड़ के मिल रही है, और जो हम जोड़ रहे हैं वो हर एक चीज में कॉमन है, मतलब इनमें क्या हो रहा है, सार्वंतर जो हो रहा है, चाहे इन दोनों को घटाएं, जैसे इन दोनों को अगर आप घटाओगे तो देखो यहाँ पे डी आ गया, ये वाले दोनों पदों को घटाओ तो a1 देखो माइनस हो गया, और ये 2d में से d तो यहाँ पे भी d आ गया, इन दोनों को घटाओगे तो यहाँ पे भी d आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इस पूरे पैटर्न को आप देखोगे कि ये d से आगे बढ़ रहा है ना, तो इसका जो d है ना, d को बोलते हैं सार्वंतर। तो ये सार्वंतर जोड़ने पर जो सीरीज हमको प्राप्त हो रही है उसको हम बोलेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, समझ में आ गया। तो मोटा मोटी बात इसमें देखो ऐसा है कि समांतर श्रेणी क्या है, एक संख्याओं की एक सूची है, ठीक, उसमें क्या होगा, एक पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा पद, ऐसे ही n पद होंगे या अनंत पद होंगे। तो उसमें पहला पद फिक्स हो गया हमारा, और उसके दूसरी पद जो होगी वो पहले पद में कुछ ना कुछ जोड़ के मिलेगा, और जो हम जोड़ के मिल रहा, जो हम चीजें जिसमें जोड़ रहे हैं वो क्या हो रहा है, सब में कॉमन हो रहा है। ठीक है, वही एक निश्चित संख्या को ही सब में जोड़ रहे हैं, तो वो जो जोड़ रहे हैं वो कहला रहा है हमारा सार्वंतर। ठीक है, अब देखिए तो इसमें से हमको अभी तक में हमको क्या है, देखो कुछ बातें समझ में आई, क्या क्या बातें समझ में आई कि हम किसी कोई अगर सूची दी हुई है, कोई संख्याओं की सीरीज दी हुई है, तो उसमें सबसे पहले पद को हम बोलेंगे पहला पद है उसको, ये समांतर श्रेणी का पहला पद हो जाएगा, पहला पद। ठीक, इसमें जो दो पदों को घटा के, जैसे अगर मैं मान लो क्या करता कि a2 में से a1 को घटाता, मतलब बाद वाले में से पहले वाले को घटाता, फिर लगा लो क्या a3 में से मान लो a2 को घटाता, तो ये जो घटा रहे हैं ना, तो ये एक निश्चित वैल्यू आ रही है जो कि कितने के बराबर आ रही है, डी के बराबर, जो कि कितने के बराबर आ रही है, डी के बराबर। तो ये जो डी आ रहा है इसको बोलेंगे हम सार्वंतर, क्या बोलेंगे, सार्वंतर। ठीक, इस डी टर्म को हम बोल देंगे क्या, सार्वंतर। और जब इसी टर्म को आप देखिए ध्यान से, जब मैंने पहला पद लिखा a1, दूसरा लिखा तो केवल d था, तीसरा लिखा तो 2d आया, चौथा लिखा तो 4d आया, मतलब एक कम है ना। तो ऐसे nवा जब पद लिख रहे थे तो क्या हो जाता है, n में से एक कम और d के बराबर। तो यहां से जो हमारा nवा पद आया ये हो गया nवा पद। ठीक, तो यहां तक की कहानी क्लियर है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, देखो समांतर श्रेणी के बारे में हमने थोड़ा सा समझा, और समांतर श्रेणी में
तीन बातें हमको अभी तक देखने को मिली, उसका पहला पद, उसका सार्वधातुक और उसका n वां पद। ठीक है, अब देखिए इसमें सार्वधातुक देखिए कैसे निकालते हैं, समझ में आया ना आपको? सार्वधातुक कैसे निकालेंगे, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा दीजिए, फिर उसके बाद वाले पद से उसके बाद वाले को घटा लो, तो जो आएगा वो वैल्यू सर्वांतर कहलाती है। ठीक है, पहला पद आपका फिक्स रहेगा, पहला पद आपको पता ही है। ठीक है, ऐसे ही अपन ने n वां पद देख लिया। तो अभी इतनी तक की कहानी हमारी क्लियर है। ठीक है, अब देखिए ये जो समांतर श्रेणी होगा, ये जो ये नीचे वाला समीकरण लिखा था ना, ये व्यापक पद है, इसका व्यापकता में ऐसा दिखता है। अब देखिए हमने इसमें क्या क्या देख लिया समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में अभी तक हमने क्या क्या देखा, पहला पद जिसको हमने यहाँ पे क्या बोला था a1, फिर हमने क्या देखा सार्वधातुक जिसको हमने बोला था क्या d, और d बराबर कैसे निकालेंगे हम, a2 माइनस a1, बाद वाले पद में से पहले वाला घटा दो, तो ऐसा कुछ है ना। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा इसमें n वां पद, समांतर श्रेणी का n वां पद, तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे लिखा हुआ था a1 प्लस n माइनस 1 और इंटू सार्वधातुक d। ये तीन चीजें अभी तक हमने इसमें देखी। ठीक है, अब देखिए जो सार्वधातुक है ना, ये जो सार्वधातुक है, जब आप इसको हल करेंगे तो ये सार्वधातुक की वैल्यू देखो, या तो 0 भी आ सकती है, ठीक, और ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, मतलब कि ये कुछ प्लस करके आगे बढ़ रहा हो उससे श्रेणी, या कोई श्रेणी उसमें माइनस करके बढ़ रहा हो, तो ये धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है, जो सार्वधातुक रहेगा वो। अब जैसे देखो एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो मैं एक श्रेणी लिख रहा हूँ, ठीक है, 2 4 6 8 ऐसा कोई श्रेणी, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है, इसमें देखो पहले वाले में हमने 2 जोड़ा तो 4 आ गया, फिर 4 में 2 जोड़ा तो 6 आ गया, फिर 6 में 2 जोड़ा तो 8 आ गया। तो इन दोनों का जब सार्वधातुक निकालोगे तो ये d जो आ रहा था ना, d कितना है यहाँ पे 2, यहाँ पे d कितना है 2, यहाँ पे d कितना है देखो 2, तो ये 2 2 से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा सार्वधातुक क्या है देखो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक, ऐसे ही अगर इसमें क्या करूँ मैं, इसको हम घटते क्रम में अगर इसी को उल्टा सीरीज बना देता मैं, कि भाई हमारे पास पहले 8 था, फिर हमारा 6 था, फिर 4 आया, फिर 2 आया, फिर 0 आया, फिर माइनस का 2 आ गया, फिर माइनस का 4 आ गया, ऐसे करके अगर आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे सार्वधातुक कैसे निकालोगे, 6 में से 8 घटाओगे तो आ जाएगा कितना -2, 4 में से 6 घटाओगे -2, फिर -2, हर जगह पे देखो -2 आ रहा है, तो यहाँ पे देखो सार्वधातुक की वैल्यू क्या हो रही है, ऋणात्मक हो रही है। ठीक है, ऐसे ही एक केस होगा जिसमें अपना क्या है, कोई श्रेणी बनी होगी उसमें 0 भी हो सकता है ना, कोई समांतर श्रेणी, लेकिन उसमें क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू बार बार वही वही चीज लिखा होगा। ठीक है, तो ये ऐसा कह सकते हैं हम इन जनरल कि सार्वधातुक जो होता है वो 0 धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक आपको इतना बेसिक क्लियर हो गया। अब हमने सार्वधातुक की भी बात कर ली, अब हमारा जो ये सीरीज है ना, ये 2 प्रकार के हो सकते हैं समांतर श्रेणी। कैसे कैसे हो सकते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जो है ये 2 प्रकार की हो सकती है। कैसे, कौन कौन से 2 प्रकार होंगे, तो एक होगा परिमित, फाइनाइट, और एक होगा अपरिमित, इनफाइनाइट। ठीक, फाइनाइट का मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हमारा कोई जो समांतर श्रेणी रहेगा वो कहीं पे जाके खत्म हो जा रहा हो, है ना, परिमित संख्या अपरिमित संख्या आप पढ़ते होंगे ना। इनफाइनाइट मतलब जैसे प्राकृत संख्या हो गया, एक से शुरू किया हमने और अनंत तक जा रहा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, तो उसको बोलेंगे अपरिमित, है ना। जैसे मान लो अभी हमने एक सीरीज नहीं बनाया था 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके, और इसको इनफाइनाइट तक जाने दो, तो ये हो गया अनंत, तो ये हो जाएगा तुम्हारा किसका एग्जाम्पल, अपरिमित वाले का एग्जाम्पल। लेकिन परिमित कैसा होगा, जैसे मैं अगर बोलूं कि
एक क्लास में मान लो कितने, एक क्लास में मान लो 20 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और 20 स्टूडेंट्स में सबका हाइट दिया हुआ है, सबका हाइट दिया हुआ है, कुछ रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है, ये हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो मान लो कि उसमें से कुछ बच्चे जो हैं 150 सेंटीमीटर के हैं, या ऐसे नहीं करते हैं, मान लो 150 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लो उनकी ऊंचाई दी हुई है ना, तो ऊंचाई कुछ भी हो सकती है, 150 है, फिर मान लो 5-5 के ट्रेंड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो 150 वाले हैं, कुछ कुछ 155 वाले हैं, कुछ 160 वाले हैं, कुछ 165 वाले हैं, कुछ 170 वाले हैं, और इतने में ये खत्म हो जाए कि भाई हमारे क्लास में जो 20 विद्यार्थी थे उनमें से कुछ विद्यार्थी 150 सेंटीमीटर के हैं, 155 के हैं, 160 के हैं, 165 के हैं और 170 के हैं। तो ये जो सीरीज बन रही है, ये देखो ये परिमित, ये यहाँ पे खत्म हो जाएगी ये सीरीज, ठीक है। तो दो प्रकार की एक श्रेणी बनी। अब इसमें भी देखिए क्या है, 5-5 के अंतर से आगे बढ़ रहा है ना, यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे 5, यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे 5, 5-5, और यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे तो क्या रहा है 2, यहाँ पे डिफरेंस 2, यहाँ पे डिफरेंस 2। तो ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है जो एक निश्चित सार्वधान्तर के साथ आगे बढ़ रही है, ठीक है। और वहां पे भी देखिए सार्वधान्तर है, लेकिन वो क्या है, परिमित है। तो ये दो प्रकार के समांतर श्रेणी हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो इसमें और आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं मैं वो आपको बता देता हूँ बेसिक्स। इसमें एक तो समांतर श्रेणी के बारे में जानना है ना। समांतर श्रेणी पहचानने का क्या नियम रहेगा, कैसे पहचानेंगे कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी की पहचान कैसे करें, समांतर श्रेणी की पहचान, ठीक, कैसे करेंगे समांतर श्रेणी की पहचान। कोई श्रेणी अगर दी हुई है, कोई सूची दी हुई है, संख्याओं का कोई क्रम दिया हुआ है, तो आपसे पूछे अगर कि भाई बताइए कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे। तो उसके पहचानने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि उसका सार्वधान्तर निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे, सार्वधान्तर निकाल लेंगे। तो जो भी श्रेणी दी हुई होगी उसके बाद वाले में उसके जस्ट पहले वाले टर्म को हटा के देख लो उसका सार्वधान्तर। ऐसे 2-3 जगह पे सार्वधान्तर निकाल लेने का है ना। अगर सार्वधान्तर समान आ रहा है, हर जगह पे सार्वधान्तर निकाल के देखा 3-4 जगह पे, अगर वो समान आ रहा है तो हम बोलेंगे कि हमारा दिया होगा श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। अगर समांतर हमारा बराबर नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो एक तो श्रेणी पहचानना आपने सीख लिया, उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा डी। और डी हमने कैसे निकाला था, तो आपको पता होगा डी बराबर हमने निकाला था बाद वाला पद माइनस उसके पहले वाले पद को घटा करके, ठीक है। ये सार्वधान्तर हो गया। अब देखिए इसमें दूसरा चीज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमने श्रेणी का पहचान तो कर लिया है ना, सर्वांतर निकालना भी सीख लिया, पहला पद देख लिया, आखिरी पद देख लिया। अब किसी समांतर श्रेणी का अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ना उसमें nवां पद पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद, एक ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालेंगे, तो देखिए जैसे मान लो पहला पद किसी समांतर श्रेणी का क्या है, पहला पद है a1, पहला पद है a1 के बराबर। दूसरा पद कितना है, दूसरा पद a2 अगर बोलूं तो a2 क्या हो रहा होगा, a2 होगा किसके बराबर, a2 हो जाएगा पहला पद में कुछ ना कुछ सार्वधान्तर जोड़ के बना होगा, है ना। ऐसे ही तीसरा पद निकालूं, a3 बोलते हैं अगर उसको हम, ये क्या होगा a2 में से कुछ जोड़ा होगा, तो a2 में d जोड़ा, तो a2 कितना था अभी देखो यहाँ पे a1 प्लस d और प्लस एक d हमारा यहाँ पे था, ये बन गया कितना a1 प्लस 2d के बराबर, ठीक है। ऐसे चौथा पद निकाल लिया a4, ये कितना हो जाएगा a3 और प्लस d के बराबर, a3 में d जोड़ दिया, तो यहाँ से देखो a3 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी a1 प्लस 2d और प्लस एक डी बचा हुआ था, ये हो जाएगा a1 प्लस 3d, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, a1 प्लस 3d हो गया।
अब देखिए इसी प्रकार से चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां करते करते जब आप nवां पद पे जाएंगे, nवां पद, तो उसको बोलेंगे an, ठीक है। तो an बराबर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे चौथे पद में देखो क्या हो रहा था, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता था, ध्यान से देखो, अगर a1 प्लस 4 माइनस 1 d ऐसा लिख सकता था, a1 प्लस 4 माइनस, जैसे चौथा पद था ना, तो चौथा पद में a1 प्लस 4 माइनस 1d करते तो ये 3d के बराबर आ जाता। ऐसे ही जो दूसरा वाला पद था, तीसरा पद, इसको हम ऐसा लिख सकते थे क्या, a1 प्लस 3 माइनस 1d के बराबर, है ना। तो ऐसा अगर लिखा जा सकता है, तो देखो ये तीसरे पद में 3 माइनस 1d किया, चौथे पद में 4 माइनस 1d किया, तो ऐसे ही nवां पद में क्या करेंगे, a1 प्लस n माइनस 1 और d, तो ये हो जाएगा आपका श्रेणी का क्या है, nवां पद, ठीक है। जहां a1 क्या है, समांतर श्रेणी का पहला पद, d क्या है, सार्वमांतर, n क्या है, उस श्रेणी का nवां पद, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई श्रेणी अगर दी हो तो उसका हम nवां पद निकाल पाएंगे। उस nवां पद को निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए रहेगा, उसका पहला पद दिया होना चाहिए, उसका सार्वमांतर दिया होना चाहिए, और n बताएगा कि आप इस श्रेणी का 10वां पद निकालिए, आप इस श्रेणी का 25वां पद निकालिए, है ना। तो ये n जो है एक व्यापक टर्म है, जहाँ n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है ना। तो हम इस तरह से उसका nवां पद निकाल लेंगे। तो ये समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना सीख गए हम। और इसी में हम लोग तीसरा जो चीज सीखने वाले हैं वो क्या होगा, जो तीसरा चीज है वो है क्या, देखो दो चीजें हमने सीख ली, ठीक है। पहला क्या चीज सीखा हमने, श्रेणी का सर्वांतर निकालना सीख लिया, दूसरा हमने श्रेणी का nवां पद निकालना सीख लिया। अब तीसरा हम सीखेंगे कोई भी समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, ये है आपके टॉपिक में, है ना। ये तीसरा चीज ये सीखेंगे हम लोग, n पदों का योगफल कैसे निकालेंगे। तो इसमें देखिए इसका ना एक फार्मूला होगा, ये फार्मूला कैसे आएगा, जब हम लोग उस प्रश्नावली पे चर्चा करेंगे ना। अभी तो मैं आपको क्या बेसिक बता रहा हूँ, तो जब हम वो प्रश्नावली पे पहुंचेंगे 5.3 पे, तो फिर मैं इन पदों का योगफल कहाँ से आया, कैसे निकालेंगे, सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें s से रिप्रेजेंट करेंगे योगफल को, n पदों के योगफल को Sn कह देता हूँ, चलो। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा, n डिवाइडेड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 और d, ऐसा कुछ आता है n पदों का योगफल का फार्मूला, ठीक है। अब ये कहाँ से आया है, कैसे आया है, जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको क्लियर करके इसका भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। देखिए Sn, अभी ये n है ना, ये n पदों का योगफल है। मान लो कोई श्रेणी का बोले 10 पदों का योगफल बताइए, 15 पदों का योगफल बताइए, तो वहाँ पे n की वैल्यू आपको पता चल गई। a क्या है उसका, प्रथम पद, चलो इसको a1 कह देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो इसके लिए, है ना। तो इसको बोल दिया हमने, देखो पहला पद दिया हुआ है, अब आपको पहला पद दिया रहेगा, श्रेणी का n की वैल्यू दी रहेगी, और d क्या है आपका, सार्वमांतर है। d अगर नहीं भी दिया रहेगा, श्रेणी दी रही होगी, तो हम d निकाल सकते हैं कि नहीं, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा लेंगे तो सार्वमांतर निकल जाएगा उसका। और इस फार्मूले में आप जैसे ही रख दोगे तो यहाँ पे आपका n पदों का योग निकल जाएगा। इसी को थोड़ा और अगर आप देखो थोड़ा ध्यान से, तो ये कैसा लिखा हुआ है, Sn बराबर n/2, ये Sn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n पदों का योगफल, ठीक है, समेशन ऑफ n टर्म्स, तो n पदों का योगफल हो गया। अब ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या करूं, a1 प्लस a1 ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2a1 को a1 प्लस a1 लिख देता हूँ, और प्लस का n माइनस 1 और d, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ से Sn क्या हो जाएगा, n/2 तो है ही बाहर, ये देखो ये a1 हो गया, और अगर आपको याद हो तो ये वाला जो टर्म है ना a1 प्लस n माइनस 1d, इसको हम श्रेणी का nवां पद बोलते थे, तो ये हो जाएगा क्या, an के बराबर, तो a1 और प्लस का an के बराबर। तो ऐसे भी टर्म आपको दिया जा सकता है, मान लो अगर आपको कोई श्रेणी के n पदों का योगफल बोले, n की वैल्यू दे दे, पहला पद दे दे और nवां पद दे दे, ठीक है,
तब भी आप क्या करेंगे, उसका हल निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो n पदों का योगफल आप निकाल पाएंगे। क्लियर है? तो ये हम लोग जब योगफल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इसको और आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा, और इसका कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज शुरू करते हैं आपका पहला इसका प्रश्नावली 5.1 है ना, जिसमें हमको क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए इसको मिटा दूं। देखिए समांतर श्रेणी में आपको क्या करना है, एग्जाम्पल जितने भी दिए होंगे ना उसके सारे प्रश्न आपको खुद से हल करने हैं, ये आप लोगों का काम है, बराबर। चलिए देखिए मैं आपको कुछ सवाल कराता हूँ, आप लोग समझें ध्यान से। प्रश्नावली 5.1 की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें देखो पहला सवाल, पहले का पहला पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बोलता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15। प्रथम किलोमीटर बोले तो क्या दे दिया आपको, A1 दे दिया, तो A1 दे दिया कितना, 15। ठीक है, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर मतलब जब मैं A2 जाऊंगा तो इसमें क्या करूंगा, 15 में प्लस 8 और जुड़ जाएगा, है ना। जब मैं A3 मतलब अगला 1 किलोमीटर और जाऊंगा तो ये जो भी आ रहा होगा ना, कितना है ये, 15 में 8 जोड़िए तो 23 आ गया ना, तो 23 में फिर से 8 जुड़ जाएगा। देखिए कि ये निश्चित जो संख्या है ना, ये जो संख्या है इसको बोलेंगे हम सर्वांतर, तो ये मैं जोड़ता जा रहा हूँ। तो आपको क्या करनी है, एपी बनाना है आपको, एक वो बनानी है, सीरीज बनानी है, और बताना है कि वो एपी में रहेगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, फिर से इसको जोड़ दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23 में 8 जोड़ें कितना आएगा, 31। फिर ऐसे A4 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, A3 में ये जो फिक्स टर्म है वो जोड़ेंगे, ये जो भी 8 था उसको जोड़ देंगे, तो 31 प्लस 8, इसको जोड़ो कितना है, 39, है ना। अब देखो अगर मैं इसको एक श्रेणी के रूप में लिखूं तो हमारा कैसा हो जाएगा, 15, 23, 31 और 39, और इसी प्रकार ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें इसका पहला पद तो हो गया ये A1। अब इसका सारवंतर अगर निकालूं तो ये किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर, ये भी 8 के बराबर, और ये भी 8 के बराबर, ऐसे हर जगह पे सारवंतर क्या आएगा, 8। तो इसमें हम बता पाएंगे कि हमारा जो इसका एपी है, जो समांतर श्रेणी बन रही है, जो भी श्रेणी बन रही है वो ऐसी है, और उसका चूंकि सारवंतर सबका क्या है, बराबर है, इसलिए दिया गया जो सीरीज होगा वो क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। ठीक है, इसमें पूछा है कि एपी में है और क्यों है, तो क्यों बताना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि समांतर सबका क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला सवाल। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल देखिए, क्या बोला है, किसी सिलेंडर में, एक सिलेंडर है, घर में आप लोगों ने सिलेंडर तो देखा ही होगा, है ना, गैस सिलेंडर एलपीजी का तो रहता है। तो मान लो कि किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो इसका हमको एक सीरीज बनाना है। ठीक, तो मान लेता हूं कि माना सिलेंडर बेलन का आयतन भी है। ठीक है, पहला जो वॉल्यूम था उसमें बेलन में, देखो हवा जो बेलन में भरा जाएगा ना जो चीज, उसको हम कैसे नापेंगे, वॉल्यूम के बेसिस पे ही डिफाइन करेंगे ना उसको। तो जो है भी है, मान लो इनिशियली उसमें भी अमाउंट कुछ भरा हुआ था। ठीक है, अब देखो बोलता है कि प्रत्येक स्ट्रोक में, प्रत्येक बार में पंप कितना निकाल देता है, 1/4 बाहर निकाल देता है। तो अगर एक स्ट्रोक में जो निकाली गई जो वायु होगी, वायु, तो कितना होगा, प्रत्येक बार में बेलन से 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो एक बार में निकाली गई वायु
फर्स्ट स्ट्रोक के बाद कितना बचेगा उसमें। जैसे मान लो एक बार हमने निकाल दिया तो उसमें फिर कितना बचेगा। तो फर्स्ट स्ट्रोक कैसे लिखेंगे इसको कि पहली बार वायु निकालने के बाद बची वायु का आयतन कितना हो जाएगा। तो देखो v था, इसका 1/4 निकाल देता है बाहर, तो v/4 उसने क्या करा, बाहर निकाल दिया। तो इसको जब हल करोगे तो कितना हो जाएगा 3v/4 के बराबर। ऐसे ही देखो हर बार 3v/4, हर पुष्टों को 3v/4 क्या करेगा, बाहर निकालता जाएगा। तो सबसे पहला टर्म था हमारा देखो v, फिर अगला क्या है 3v/4, ठीक। अगला क्या हो जाएगा 3v/4 का स्क्वायर, अगला क्या हो जाएगा 3v/4 का होल क्यूब, अगला क्या हो जाएगा 3v/4, ये सब का ना गुणा करते जाएंगे। 3 जैसे पहले भी था, फिर कितना निकालने के बाद एक बार जब निकाला तो कितना बचा 3v/4, अगली बार फिर से 3v/4 निकाल देगा तो 3v/4 इंटू 3v/4, फिर 3v/4 का इंटू कर देंगे अगले वाले में, है ना। तो यहाँ पे देखो जब इसको आप सारवांतर ऐसा कोई सीरीज बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जब आप इसका सारवांतर निकालोगे ना d, तो यहाँ पे क्या निकालोगे 3v/4 में से ये v को हटाओगे तो यहाँ पे कुछ आएगा, क्या आएगा देख लेते हैं। तो माइनस का v/4 आ गया, ठीक। हल कर लोगे ना, एलसीएम ले लेना, यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 में 3 घटाओगे तो -1 बचेगा, 1/4 आ गया। ऐसे ही यहाँ जब दूसरे वाला, इसमें दूसरी बार जब निकालूंगा ये वाले पद से, तो यहाँ पे देखो 3 त्रिकाई 9 v² अपान 4 4 को 16 में से 3v/4। अब बताओ ये टर्म किसी भी एंगल से लग रहा है -v/4 के बराबर आएगा। तो इसको जब आप हल करेंगे तो ये कुछ अलग ही आएगा, ठीक है। कर दूं, चलो कर देता हूँ। यहाँ आ गया 16, यहाँ पे आ जाएगी था 9v² माइनस 4 4 को 16, तो 4 के आए 12 और इंटू v। अब देखो ऐसा कुछ आ रहा है, ये दोनों क्या बराबर है, नहीं है ना। तो चूंकि यहाँ पे सारवांतर क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए जो सीरीज बन रही है वो समांतर श्रेणी में नहीं होगी, है ना। अतः ये जो सीरीज है ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका सारवांतर बराबर नहीं है, ठीक है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत कितना है 150। तो प्रथम मीटर का जो खुदाई का लागत दिया है ना, A1 दे दिया, वो कितना दे दिया 150 के बराबर। दूसरा, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई का लागत 50 रुपए जो है बढ़ता जाता है। जैसे मान लो प्रथम मीटर खोदा तो 150 लगा, जब अगला मीटर खोला मतलब क्या A2 खोदा, तो यहाँ पे A1 और उसमें 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 200 के बराबर। फिर जब A3 खोदेगा तो इसमें A2 का जो लागत लगा था उसमें फिर से 50 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 250 के बराबर। ऐसे ही A4 निकालोगे तो हो जाएगा कितना A3 प्लस 50 के बराबर, मतलब कितना 300 के बराबर, है ना। तो ऐसा कुछ सीरीज बनेगा। तो यहाँ पे देखो जो श्रेणी बनी वो कैसी बनी हमारी 150, 200, 250 और 300, और ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी। तो ये बन रही है कोई श्रेणी, ठीक है। अब इसमें आप डी चेक कर लेंगे, तो डी बराबर 200 माइनस 150 बराबर 50। फिर डी बराबर जब यहाँ से चेक किया ये कितना आ जाएगा 250 माइनस 200 बराबर 50। ऐसे अब कहीं भी डी चेक कर रहे हैं, हर जगह पे हमारा सारवांतर कितना आ रहा है 50 के बराबर, तो डी कितना आ रहा है 50 के बराबर, है ना। तो चूंकि डी जो है इस श्रेणी का जो सारवांतर है वो समान है, अतः जो श्रेणी बन रही है वो क्या होगी समांतर श्रेणी में होगी, क्लियर। तो ऐसे करके आप बता लेंगे। चौथा सवाल देखिए,
क्या बोल रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि ₹10,000 की राशि का 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो इसमें ध्यान से देखिए, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P1 प्लस R डिवाइडेड बाई 100 की पावर n, ऐसा कुछ होता था चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष हमको क्या करना है? बढ़ाते जाना है। तो मान लो पहले वर्ष में, फर्स्ट ईयर में, पहले वर्ष में निकालोगे तो क्या आ जाएगा? CI यहाँ पे आ जाएगा कितना? 10,000, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस रेट कितना दिया है? 8, और बटे नीचे 100, n की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी? 1 के बराबर। ऐसे आप सेकेंड ईयर में जब निकालोगे CI तो कितना हो जाएगा? 10,000, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 2। ऐसे ही आप थर्ड ईयर में निकालेंगे। ठीक, तो CI कितना हो जाएगा तीसरे साल में? 10,000, 1 प्लस 8 बटे 100 की पावर 3। ऐसे आप कितने भी साल निकाल सकते हो, है ना। तो ये देखो, ये जो पैटर्न बन रहा है ना, इस पैटर्न को देखो। इसमें देखो, इसको जब आप हल करोगे तो इसमें देखो 1 है पावर में, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो इनमें जब आप सार्वधांतर निकालने जाएंगे ना, तो सार्वधांतर क्या होगा? बराबर आएगा ही नहीं कभी, है ना। ठीक, तो ये सार्वधांतर में नहीं है। ठीक है, चूंकि जो श्रेणी बन रही है उसका जो सार्वधांतर है वो बराबर नहीं है, इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो आप सार्वधांतर निकाल लेना। कैसे निकालोगे? D बराबर, ये बाद वाला टर्म क्या है? 10,000, 1 प्लस 8 बटे 100 की पावर 2 माइनस 10,000, 1 प्लस 8 बटे 100 की पावर 1। इसको हल कर लेना आप लोग। ऐसे ही अगले टर्म का D निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000, 1 प्लस 8 बटे 100 की पावर 3 माइनस 1000, सॉरी 10,000, 1 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 100 की पावर 2। इनको हल करके देख लेना, दोनों बराबर नहीं आएगा, है ना। तो दोनों जब बराबर ही नहीं आएगा तो ये कैसे समांतर श्रेणी होगा, है ना। तो चूंकि यहाँ जो सार्वधांतर है वो बराबर नहीं हो रहा है, इसके लिए ये हमारा जो श्रेणी है वो क्या होगा? समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये पहले नंबर का सवाल खत्म हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, चलिए दूसरे नंबर के सवाल में। अब देखिए यहाँ से ना दूसरा, तीसरा और चौथे नंबर का जो सवाल है, इसमें से मैं आपको ना एक एक सवाल या दो दो सवाल ऐसे कुछ करा देता हूँ, बाकी के सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ध्यान से देखिए। दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए दूसरे सवाल में देखिए 5 सवाल दिए हुए हैं, है ना। बोल रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है आपको। ठीक है, एक समांतर श्रेणी बनाना है जिसमें आपको 4 पद उसके लिखने हैं, जबकि प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वधांतर दिया हुआ है। तो बहुत सिंपल हो गया ये, आपको तो पता ही है। इसमें क्या है, देखो एक पहले नंबर में ए बराबर जैसे 10 दिया है और डी बराबर भी 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें 4 पद लिखने हैं, तो मान लो मैं A1 लिखूंगा, तो A1 किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर। ये कितना है? 10 के बराबर, पहला पद, है ना। फिर A2 लिखूंगा दूसरा पद, तो किसके बराबर हो जाएगा? A1 और प्लस का D के बराबर। ठीक, तो A1 कितना था? 10 के बराबर, तो यहाँ पे 10 आ गया, और प्लस D की वैल्यू भी कितनी थी? 10, तो बराबर कितना हो गया? 20 के बराबर। तीसरा पद लिखिए, ये हो जाएगा A2 प्लस D के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 20 और प्लस 10 बराबर 30 के बराबर। ऐसे ही यहाँ पे आप A4 लिख लेना, ये हो जाएगा कितना? A3 प्लस D के बराबर। ये हो गया कितना? 30 और प्लस 10 बराबर 40। 4 पद हो गए। इस श्रेणी कैसी बन रही होगी? 10। अतः श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी लिख देता हूँ। ठीक है, अतः एपी के 4 पद A1, A2, A3, A4 बराबर कैसे हो जाएंगे? A4 क्या क्या होंगे? यहाँ से आप लिख देंगे क्या? A1 की जगह में 10, ये 20, ये 30 और ये 40। ये आपको समझाने के लिए लिखा था ना। A1, A2, A3, A4 तो हमने निकाल ही लिया था। यहाँ पे आप चाहें इसको ना लिख के सीधे ऐसा लिख देंगे 10, 20, 30 और 40 है। ठीक है, तो बन गई आपकी श्रेणी।
ऐसे ही देखो दूसरा सवाल दिया हुआ है, इसमें देखो जो सार्वंतर क्या है, 0 है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, दूसरे सवाल में, दूसरा सवाल ध्यान से देखिए, दूसरे सवाल में देखो a1 दिया, a दिया हुआ है कितना, -2 के बराबर, और d दिया हुआ है देखो 0 के बराबर, है ना। तो इसके जो चार पद लिखने हैं हमको, उसमें क्या हो जाएगा, a1 कितना होगा, a के बराबर मतलब -2, a2 कितना होगा, a1 प्लस d के बराबर, ये हो जाएगा -2 प्लस 0, ये भी हो जाएगा -2 के बराबर, a3 हो जाएगा कितना, a2 प्लस d, तो ये भी हो जाएगा -2 के बराबर, और a4 हो जाएगा कितना, a3 प्लस d, और ये भी हो जाएगा -2 के बराबर। ये जो समांतर श्रेणी बनेगी ना, -2 -2 -2 ऐसा बन जाएगा। इसका सार्वधातुक क्या है, 0 है। ठीक है, क्लियर है। फिर ऐसे ही देखो आपका तीसरा नंबर का सवाल, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, आपको चार पद लिखने हैं। ऐसे ही चौथे सवाल में ए और डी दिया हुआ है ना, इसमें बटे में दिया हुआ है, आप जोड़ते जाएंगे। और ऐसे ही पांचवें नंबर पे दिया है, ए की वैल्यू दिया है देखो माइनस में दिया है, डी की वैल्यू भी माइनस में दिया है ना। तो आप वहां से श्रेणी का जो है चार पद लिखना है आपको, क्लियर है। तो ये आप दूसरा नंबर का बचे हुए सवालों को ना आप लोग खुद से करेंगे, है ना। अब चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। ये बहुत सिंपल सा सवाल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए उसमें डी जोड़ते जाइएगा। चलिए अगला सवाल, अब आता हूँ तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर सवाल में चलिए, इसमें दो सवाल बता देता हूँ। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक है, पहला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -3, और ऐसे की श्रेणी आगे बढ़ रही है। तो इसका जो प्रथम पद होगा वो कितना होगा, ये 3 के बराबर। तो यहाँ से देखो सर प्रथम पद क्या हो जाएगा, a1 बराबर 3। सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर कैसे निकालेंगे, a2 -a1। a2 कितना दिया है, 1 के बराबर, ये a1 कितना दिया है, -3 के बराबर, तो कितना आ गया, -2। अगर आपको और चेक करना है तो यहाँ से बस इतने में हमारा काम हो गया हालांकि। और अगर आपको और चेक करना है तो यहाँ से देखो, यहाँ पे आ जाएगा, फिर से अगर निकालना आपके पास माइनस का a3 माइनस a2, a3 कितना है, -1 के बराबर, माइनस इसमें करोगे -1 तो माइनस हो जाएगा a2 के बराबर। देखो सार्वंतर बराबर आ रहा है, ये हो जाएगा सार्वंतर, ये हो गया पहला। तो ऐसे आपको लिख देना है। एक सवाल और देख लो इसमें, चलो मैं तीसरा नंबर बता देता हूँ आपको। तीसरे नंबर में क्या दिया हुआ देखो, 1/3, 5/3, फिर 9/3 और 13/3, ऐसे कुछ श्रेणी दी हुई है। इसमें हमको पहला पद लिखना है अगर, तो a1 पहला पद क्या हो जाएगा, 1/3 श्रेणी का जो पहला पद होगा वही होगा उसका पहला पद। ठीक है, अब इसका सार्वंतर निकालना था, तो इसमें क्या हो जाएगा, a2 -a1, मतलब बाद वाले पद में से पहले वाले घटा दो। यहाँ से देखो 5/3 -1/3, इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 3 है तो ऊपर वाले सेम टू सेम आ जाएंगे, 5 - 1 तो ये जाएगा कितना, 4/3 के बराबर। और निकालना है इसे और सीख लो, 9/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a3 माइनस का a2, यहाँ हो जाएगा कितना, 9/3 -5/3। इसको भी हल करोगे, यहाँ पे भी 3 आ गया एलसीएम, 9 में से 5 हटा लो कितना आ गया, 4। देखो सार्वंतर बराबर आ रहा है। इस तरह से आप इसका एपी का प्रथम पद और सार्वंतर निकाल लेंगे, है ना। तो तीसरा सवाल भी हो गया। इसके जो दो बचे हुए सवाल है आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है। आगे देखिए चौथा सवाल। तो 5.1 में कुछ नहीं है, अपने को केवल श्रेणी का पहला पद सार्वंतर निकालना आना चाहिए, श्रेणी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है ये पहचानना आना चाहिए, और सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, कैसे करेंगे। अब देखिए चौथे नंबर का सवाल देख लेते हैं। चौथे नंबर में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। पहले तो ये जितने भी सवाल दिए ना उसमें से हमको बताना है कि एपी का कौन कौन से सवाल में है एपी। यदि कोई एपी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, ये सवाल दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये जो गिवन सवाल है ना, दिए गए सवाल हैं, इनसे पहले तो ये पता करना है कि वो एपी में है कि नहीं है, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, पहले तो ये देखेंगे, है ना। कैसे देखेंगे, सार्वंतर जो अगर सेम आ गया तो मतलब एपी में है, और एपी में है पता चल गया तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर निकालेंगे ही। एपी चेक करने के लिए सार्वंतर तो निकालना ही है, तो सार्वंतर निकल जाएगा, और सार्वंतर निकल गया तो आगे के 3 पद और लिख देंगे, है ना। कैसे, जो जहाँ पे खत्म हो रहा है ना उसी पद में अगला सार्वंतर फिर जोड़ दो, तो अगला पद बन जाएगा, फिर उसमें एक बार सार्वंतर जोड़ो फिर अगला पद बनेगा। तो ऐसे करते करते कर लेंगे। चलिए एक दो सवाल देखते हैं। चौथे नंबर का पहला अगर मैं बताऊं तो देखो इसमें क्या है, 2 है, 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, ऐसा ऐसा एक सवाल दिया हुआ है। ठीक है,
अब देखिए इसका सार्वधानता निकालूं, तो यहाँ पे हमने देखा क्या, a2 माइनस a1, पहला पद इसका 2 है, a2 माइनस a1 निकाला, 4 में से 2 निकाला, ये कितना आ गया 2 के बराबर। एक और देखिए, केवल एक जगह नहीं चेक करना है, जितने हैं ना 2-3 जगह पे चेक करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि वो सीरीज समांतर श्रेणी में है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे जैसे चेक किया, a3 माइनस a2, a3 कितना है 8 के बराबर, माइनस a2 कितना है 4 के बराबर। अब इन दोनों को घटाओ, कितना आया 4 के बराबर। क्या सार्वधानता बराबर है? नहीं है। तो चूंकि सार्वधानता D बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है। ठीक है, ऐसा करके आप लिख देंगे कमेंट। ठीक, पहला हो गया। अभी देखिए और बताइए कौन सा सवाल कर दूं। जैसे देखिए 5वां सवाल करते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये आप नोट कर लें। ठीक है, कैसे पता करेंगे, सार्वधानता निकालेंगे, 2-3 बार निकालेंगे। जैसे हम 16 में से 8 भी घटा दो, क्या आ जाता है, 8 आ जाता है ना। ये ना एक्चुअली दूसरी श्रेणी है जो आपके सिलेबस में है नहीं, इसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, ये दूसरे टाइप की श्रेणी है, बाकी आपको समांतर श्रेणी देखना आना चाहिए। चलिए अगला सवाल करता हूँ। चलिए अगला सवाल में क्या है, देखो 5वां सवाल करते हैं। लिखा हुआ है 3 प्लस अंडर रूट 2, फिर 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, फिर 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ऐसे करके सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले इसका प्रथम पद क्या हुआ, 3 के बराबर है। अब इसको पहले तो ये पहचाने कि एपी में है कि नहीं है ना। तो एपी में है कि नहीं पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, इसका सार्वधानता निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया 3 प्लस अंडर रूट 2, इसमें माइनस कर दूंगा ये 3 को, तो क्या आ गया अंडर रूट 2। ऐसे ही एक और डी निकाल लेते हैं यहाँ वाला। इसमें आप ना ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इसका d बराबर a2 माइनस a1 किया पहले, तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 3 बराबर अंडर रूट 2 के। ऐसे एक और डी निकाल लेते हैं, क्या करेंगे इस बार a3 माइनस a2 करेंगे। ठीक, तो a3 कितना है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक, इसको हल कर लीजिए, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस का, यहाँ पे आ गया 3 माइनस प्लस का गुणक माइनस अंडर रूट 2। अब देखो 3 से 3 कट गया 0, 2 अंडर रूट 2 में 1 अंडर रूट 2 बचा गया, कितना बचा अंडर रूट 2 के बराबर। तो देखो यहाँ पे भी सार्वधानता क्या है अंडर रूट 2, यहाँ पे भी सार्वधानता क्या है अंडर रूट 2। एक और पद है वहां पे भी निकालोगे तो देखो ध्यान से दिख ही रहा है, 3 अंडर रूट 2 में 2 अंडर रूट 2 घटेगा तो क्या बचेगा, केवल 1 अंडर रूट 2 बचेगा। तो चूंकि यहाँ पे सार्वधानता क्या है, समान है, चूंकि सार्वधानता डी जो है वो समान है, अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या बोलते हैं, एपी है ना, तो एपी है। ठीक, एपी हो गया। सार्वधानता निकाल लिया, सार्वधानता जो पूछा था सार्वधानता आप बता देंगे कि डी बराबर हमारा अंडर रूट 2 के बराबर है। और अब हमको बताना है इसके आगे के 3 पद और, तो देखिए अब आगे भी 3 पद और बताता हूँ मैं। तो अगला 3 पद अगर और निकालना है तो देखो ये क्या है a1, ये क्या है a2, ये क्या है a3, ये क्या है a4। हमको क्या बताना है a5, a6 और a7, ये 3 पद हमको बताने हैं। हमको d की वैल्यू पता है, d हमने निकाल के रखा हुआ है, कितना है हमारा d अंडर रूट 2 के बराबर है ना। अब देखिए यहाँ पे 5वां अगर a5 निकालना है मुझे, ये किसके बराबर होगा, a4 में हम d को जोड़ देंगे है ना। a4 कितना है देखो यहाँ पे 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 के बराबर, इसमें d कितना था, d अंडर रूट 2 के बराबर, इसको जोड़ दो, कितना बन गया 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 बराबर, ये a5 हो गया। ऐसे a6 निकाल लेंगे, ये क्या होगा a5 प्लस d के बराबर, a5 अभी भी आपने निकाला 3 प्लस
4 अंडर रूट 2 प्लस डी कितना था अंडर रूट 2 के बराबर, तो इसमें अंडर रूट 2 और जोड़ दो, कितना हो गया 3 प्लस 5 अंडर रूट 2। ऐसे ही A7 निकाल लीजिए, ये हो जाएगा किसके बराबर A6 और प्लस डी। A6 निकाला ना अभी, कितना था 5 अंडर रूट 2 प्लस का अंडर रूट 2 बराबर 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 के बराबर। ठीक है, तो ये 3 अगले पद हो गए। ठीक है, तो ऐसे सवाल कर लेंगे ना आप। देखिए इसमें क्या करना है, एपी है कि नहीं है सबसे पहले ये पहचानना है। तो एपी है या नहीं पहचानने के लिए हमने क्या किया, सार्वंतर निकाल के चेक कर लिया। फिर उसके बाद हमने अगर एपी है, एपी नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, वहीं पे आप हम क्या कमेंट करेंगे कि भाई ये एपी नहीं है और खत्म हो जाएगा कहानी। लेकिन अगर एपी में है तो एपी में है तो उसका सार्वंतर भी निकालना है, तो सार्वंतर तो हम निकाल ही रहे हैं चेक करने के लिए। तो आपको सार्वंतर भी पता चल गया, और अगले 3 टर्म लिखने हैं तो जो लास्ट वाला टर्म रहेगा उसके बाद उसमें डी डी जोड़ते जाइए एक एक करके, तो ये अगले 3 टर्म और निकल जाएंगे, है ना। चलिए एक सवाल मैं आपको और करा देता हूँ, कौन सा करा दूं, बड़ी सिंपल है ना, घटा घटा के इनको देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए मैं आपको ना एक सवाल और कराता हूँ। और ये देखो जो जितने भी ये वर्ग लगे हुए हैं ना, जिसमें जिसमें जैसे 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग, इसको आप थोड़ा हल करके फिर निकालेंगे। जैसे 1 का वर्ग क्या है, एक है, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, 6 ये मैं कौन सा सवाल की बात कर रहा हूँ, 15 नंबर के सवाल की बात, 15 नंबर में। फिर 7 तो यहाँ 49 हो जाएगा और यहाँ पे 73 हो जाएगा। अब घटाना, इसको घटाओगे देखो 24 आएगा, इन दोनों को भी घटाओगे कितना आ जाएगा, ये भी 24 आएगा, इन दोनों को घटाएंगे 11 में ये 9 गया 24, ये भी देखो 24 आएगा। तो देखो हर जगह सार्वंतर समान आ रहा है, मतलब ये एपी में है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये वर्ग लग रहा है तो इसको एपी में नहीं होगा, ये कोई सीक्वेंस ही नहीं बनना है, ऐसे मतलब थोड़ा हल करके देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही आपका ये 14 नंबर का भी सवाल है। ठीक है, तो ये आप हल करेंगे 14 और ये 15 का मैंने आपको थोड़ा सा हिंट कर दिया है। चलिए मैं आपको 12 नंबर का सवाल और बता देता हूँ। ठीक, एक सवाल और कर लेते हैं 12 नंबर वाला, फिर बाकी सब आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग घर में थोड़ा प्रयास करें, समांतर श्रेणी के कॉन्सेप्ट थोड़ा सीखें। और आज की क्लास को फिर हम लोग यहीं पे रोकेंगे। ठीक है, तो चलिए समांतर श्रेणी का जो ये 12 नंबर का सवाल है ना, चौथे नंबर का, चौथे का 12 नंबर, 12 मतलब क्या ऐसा लिखा हुआ होगा, एक्स को नाम है ना रोमन में। ठीक है, चलिए इसमें देखिए क्या दिया हुआ श्रेणी में, अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 8, फिर अंडर रूट 18, फिर अंडर रूट 32, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा और हल करके लिख लेता हूँ मैं, अंडर रूट 2, देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर ये आपको पता नहीं चल रहा है तो आप साइड में क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 18 को, 18 का चलो गुणनखंड कर लेता हूँ, 2 से काटा 9 आ गया, 3 आ गया, फिर 3 आया, फिर 3 से काटा 3 आ गया। इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, ऐसे 32 का देख लो, 32 को करेंगे गुणनखंड, कैसे करेंगे, 2 से काटा तो आ गया 16, फिर 2 से काटा तो आ गया कितना 8, फिर 2 से काटा फिर कितना आ जाएगा, अरे बोलो भाई 4, फिर 2 से काटा 2, फिर 2 से काटा 2। तो अगला टर्म जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 के बराबर। ठीक है, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 तो है ही, इसमें से एक जोड़ा बाहर आएगा तो 2 अंडर रूट 2 लिखा हुआ है अगला वाला। ये क्या लिखा हुआ है, 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से 3 अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। इसमें देखो एक 4 ये और एक मतलब एक 2 और एक 2 ये दोनों बाहर आ जाएंगे, तो 2 गुणे 2 और अंडर रूट के अंदर 2 बचा, ये 2 दूना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, तो देखो श्रेणी कैसी बनी हुई है, इस तरह की। अब इसका सार्वंतर निकाल लेना, तो डी कैसे निकालोगे, a2 माइनस a1 से। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 में से एक अंडर रूट 2 घटाओगे कितना बचेगा, अंडर रूट 2 के बराबर। ऐसे फिर से सार्वंतर निकाल दिया, यहाँ से क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2, यहाँ पे a3 कितना है, बोलो भाई, a3 कितना है, 3 अंडर रूट 2 के बराबर, माइनस a2 कितना है, 2 अंडर रूट 2 के बराबर, तो यहाँ से भी कितना आ गया, अंडर रूट 2। ऐसे एक और भी निकाल लो, a4 माइनस a3,
ये कितना है 4√2 के बराबर, माइनस इसमें से क्या माइनस कर रहा हूँ 3√2। ये कहाँ से आ रहे हैं, A3 की वैल्यू है ये, इसको मैं बोलूँगा A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। तो ये भी देखो कितना आ रहा है √2 के बराबर आ रहा है। तो सब में सार्वधातुक बराबर आ गया। तो जब सार्वधातुक बराबर है तो इसको क्या बोलेंगे कि हमारा जो भी ये श्रेणी दी हुई है ये समांतर श्रेणी में है, AP में है। अब देखो ये AP में है अगर, तो AP में है तो इसके हमको क्या करना है, अगले 3 पद निकालने हैं। तो इसका देखो A1, A2, A3, A4 आपको दिया हुआ है, A5 निकालना है मेरे को। तो A5 कैसे निकालूंगा, A4 में D जोड़ दूं। A4 कितना है √2 के बराबर, सॉरी A4 कितना है 4√2 के बराबर। तो इसमें क्या करूंगा, एक √2 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 5√2। इसको आप अगर फिर से इस तरह लिखना चाहें ना तो 5 को क्या करना पड़ेगा, अंदर ले जाना पड़ेगा। तो 25 हो जाएगा, है ना, अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा ना, और गुणे 2 ये हो जाएगा क्या अगला टर्म √50 के बराबर। ऐसे ही A6 निकाल लेता हूँ। A6 निकालूंगा तो कैसे आएगा, A5 प्लस D के बराबर। A5 हमने कितना निकाला था 5√2 के बराबर, 5√2 प्लस इसमें √2 और जोड़ दिया तो कितना आ गया 6√2। ठीक, इसको भी ऐसे ही करना चाहो तो 6 6 36 और 36 दूना 72, तो ये हो जाएगा √72 के बराबर, है ना। ऐसे इसका A7 निकाल लेना, तो ये 3 पद आप ऐसे निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए प्रश्नावली आपका जो 5.1 था ना उसमें ये जितने ही सवाल दिए हुए हैं इसमें आपको क्या क्या करना था। हमने इसमें देखो बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया है। प्रश्नावली 5.1 का सवाल लगाने के लिए आपको केवल और केवल कितनी जानकारी होनी चाहिए वो मैं आपको फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ और फिर आपको क्लास आज यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या क्या जानकारी आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एपी क्या है ना, समांतर श्रेणी क्या होती है। ठीक, फिर समांतर श्रेणी में कैसे पहचानेंगे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो समांतर श्रेणी की हमने पहचान करना सीखा। पहचान करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका डी निकालना पड़ेगा, है ना। डी निकाल के चेक करेंगे, डी निकालना है। ठीक, फिर श्रेणी का पहला पद हमको पता है A1 है। फिर हमको श्रेणी का nवां पद भी, हालांकि यहाँ nवां पद का काम नहीं आया, वो आपके प्रश्नावली में है। फिर इसका हमको सार्वधातुक निकालना है। तो सार्वधातुक में हमको क्या है, बाद वाले में से पहले वाला घटा देना है। सार्वधातुक में हमको क्या है, बाद वाले में से पहला वाला घटा देना है। तो देखो इन जनरल सार्वधातुक जो होता है ना वो किसी भी n पद में, कोई भी nवां पद है ना उसमें से उसके एक पीछे वाले पद को घटा देना, ये सार्वधातुक आ जाता है। ठीक, मतलब मैं अगर बोलूं कि जैसे n बराबर 20 होता तो यहाँ पे d बराबर क्या हो जाता, a20 माइनस a 20 में से एक गया तो 19, तो 20वें पद में से 19वां पद घटाओगे तो सार्वधातुक आ जाएगा। पांचवें पद है तो 5 और 4, है ना। तो ऐसे इन जनरल d बराबर an माइनस a n-1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपका सार्वधातुक निकल गया। उसके अलावा हमने इसमें सार्वधातुक निकाल लिया, इसका व्यापक पद भी देखा था हमने, है ना। व्यापक रूप कैसा देखा था एपी का, एपी का जो व्यापक रूप हमने देखा वो हमने देखा था कि डी जोड़ जोड़ के आ रहा था। जैसे पहला पद A1 था, फिर A1 में डी जोड़ दिया था, फिर A1 में फिर से मतलब जो दूसरे पद में उसमें फिर से डी जोड़ूंगा तो A1 प्लस 2D हो जाता, फिर A1 प्लस 3D हो जाता, फिर ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं और ऐसे ही A1 प्लस n-1D हो जाता nवां पद। ठीक है, इस प्रकार इसका व्यापक पद भी हमने देखा था। ठीक है, तो आज बेसिकली हमने इतना ही देखा, है ना, इतनी चीज़ों पे चर्चा की और इस चीज़ पे बात कर दी। ठीक है, तो आपका जो प्रश्नावली क्या है ये 1.1 ये आपका खत्म मेरे तरफ से। आप लोग इसमें बचे हुए जो सवाल हैं वो आप लोग थोड़ा प्रयास करेंगे, है ना। सवाल इसके बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है, पहला सवाल का तो मैंने 4 सवाल करा ही दिया था आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।